कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो भाई आपका स्वागत है आज आपके चैप्टर 2 के सेकंड लेक्चर में। भाई इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशन। भाई यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं वो भी हमने पढ़ा था। तो भाई आज हम एक नवा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब एक समान, पर ये प्रिंसिपल ये कहता है ऑल द टर्म्स in the equation, all the terms in the equation can be subtracted or added only if they have same dimension। देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन में हम किसी भी टर्म को आपस में प्लस या आपस में माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब एक चीज श्योर है कि उन सभी टर्म्स की डायमेंशन से सीधी सी बात है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई प्लीज ऐड 5 मीटर प्लस 3 सेकंड? कभी सुना है ऐसा? कभी पॉसिबल है? नहीं ना। या कभी अपना ऐसा सुना है कि भाई माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो? क्या भाई 3 किलोमीटर में से 7 लीटर है, किलोमीटर में से लीटर माइनस कभी पॉसिबल नहीं है ना। भाई हमको पता है कि हम सिर्फ 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड को ही प्लस कर सकते हैं, फिर 3 मीटर प्लस 4 मीटर को ही प्लस कर सकते हैं, है ना। मतलब मीटर मीटर या सेकंड सेकंड, अगर यूनिट सेम है, अगर डायमेंशन सेम है तो ही उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब इसको दूसरी तरीके से भी कहा जाता है। कैसे? कि भाई all the terms of the equation that are added or subtracted, भाई वो सभी टर्म्स जिसको या तो प्लस किया जा रहा है या तो माइनस किया जा रहा है must have सेम डायमेंशन। भाई अगर किसी टर्म को प्लस या माइनस किया जा रहा है तो उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए। बस यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई एक इक्वेशन लिखूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 1, 2 और 3। देखिए अगर मैं c को इधर ले आऊं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है कि नहीं? सो भाई अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा कहा जाएगा कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। मतलब जितने भी टर्म आ रहे हैं अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उसके डायमेंशन सेम ही होंगे। बट ये सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के समय यूज़ नहीं होती। बिल्कुल आप देख चुके हो, आपके जितने भी फॉर्मूलाज है सब में अलग अलग चीज़ें मल्टीप्लाई या तो डिवाइड हो रही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, टाइम सेकंड में होती है। इसका मतलब कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के समय अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन के समय ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आओ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चंस है, कई बार आपके नीट या तो जेईई में भी पूछे जाते हैं। सो भाई पहला क्वेश्चन है फाइंड अल्फा एंड बीटा इन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी, जहाँ पे गिवन है, दे रखा है कि v वेलोसिटी है और t टाइम है। आपको कहा जा रहा है कि फाइंड करो अल्फा और बीटा की डायमेंशन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा, नॉट अल्फा बीटा, डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा। ओके, तो देखिए अब मैं ये अल्फा और ये बीटा टी
दोनों को उठा के इधर ले आता हूँ। सो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ v माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मेरा एक टर्म हो गया, ये भी मेरा एक टर्म हो गया एंड ये भी मेरा एक टर्म हो गया। तो हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो सबकी डायमेंशन सेम। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। देखिए हमें यहाँ पे साइन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि माइनस है तो फिर मैं यहाँ आगे माइनस लगा दूँ, नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ टर्म से मतलब है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। तो भाई अल्फ़ा की डायमेंशन जो है d ऑफ यानी कि डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमको पता है भाई, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर यानी l, सेकेंड यानी t। तो क्या मैं ऐसा को बोल सकता हूँ, m है नहीं तो m0 l1 t-1। तो लो अल्फ़ा की तो आपको डायमेंशन मिल गई। चलिए अब बीटा टी की भी करते हैं। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। सो भाई यहाँ पे डायमेंशन ऑफ बीटा टी क्या हो जाएगा, अगेन v के बरोबर, v की हमने पहले देखी थी क्या होती है, m0 l1 t-1। अब यहाँ पे बीटा टी है, यहाँ पे बीटा टी है। सो भाई बीटा तो मुझे नहीं पता लेकिन टी का तो टाइम होता है ना। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल टू बीटा की डायमेंशन जो भी है और प्लस इंटू टी। तो इसको मैं नीचे ले लूँगा। सो बीटा इज इक्वल टू m0 l1 t-1 अपॉन टी। भाई ये 1 ये ऊपर जाएगा तो -1, सो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा m0 l1 t-2, m0 l1 t-2। तो देखो ये आ गई मेरी बीटा की डायमेंशन। चलिए और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी इन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये कोई एक इक्वेशन दिया जा रहा है एंड कहा जा रहा है कि आप इसमें ए बी सी डी चारों की डायमेंशन फाइंड करो। दे क्या रखा है कि जो x है वो डिस्टेंस है और जो टाइम t है वो टाइम है। तो हम एक काम करते हैं, एक मिनट, ओके सॉरी ये माइनस है, ओके। सो देखिए ये माइनस प्लस 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 सब प्लस या तो माइनस पे आ रहा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। सो भाई ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एक्स के बराबर, एक्स क्या है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ एल, और उसमें एम और टी दोनों ही जीरो है, तो हम बोल देंगे m0 l1 t0। ये हो गई ए की डायमेंशन, सिंपल, बिकॉज एक्स और ए की डायमेंशन सेम है। तो एक्स क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो उसमें मास और टाइम तो 0 हो जाएगा। फिर चलिए अब हम बात करते हैं बीटी की। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ बीटी इज इक्वल टू, भाई क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, बीटी अगर प्लस हो रहा है, हमने क्या देखा था कि जितने भी टर्म आ रहे हैं सबकी डायमेंशन सेम होगी। इसका मतलब बीटी की डायमेंशन भी एक्स के डायमेंशन के बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ एक्स। सो बीटी, बी तो मुझे ढूंढना है, टी क्या है, टाइम है, तो उसके बदले मैंने टी लिख दिया। डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए एल, लेंथ लिख दी, ये टी चला जाएगा नीचे। सो बी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई टी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m0 l1 t-1, ये टी ऊपर जाएगा तो -1, और मास तो है ही नहीं इसलिए m0। चलो ये आ गई मेरी बी की डायमेंशन, ए की ये मिल गई। अब चलिए हम वैसे ही फाइंड कर लेते हैं सी की डायमेंशन। अच्छा इसमें ई भी ढूंढना है, तो मेरे को ए बी सी डी ई सब ढूंढना है। सबसे पहले हम ये ढूंढ रहे हैं, डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, फिर से एक्स ले लेते हैं, ये टर्म है, ये भी एक टर्म है, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। सो सी टी, सी मुझे ढूंढना है, टी मतलब टाइम, डायमेंशन ऑफ एक्स, सॉरी सी टी स्क्वायर है बच्चा लोग, तो भाई यह टी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, सीधी सी बात है। एक्स क्या है, L1, सी इज इक्वल टू
m0 l1, t नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा तो t माइनस 2। ओके, जैसे कि ये t नीचे गया था ना इधर से, तो ये भी t स्क्वायर नीचे जाएगा और फिर नीचे जाने के बाद हम उसको ऊपर लेते हैं तो रेसिप्रोकल पावर माइनस, तो ये भी इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। तो ये मिल गई मुझे c की डायमेंशन। अब देखिए मेरे इस टर्म में मेरे पास d और e दोनों की डायमेंशन नहीं है। पहले हम e की ढूंढते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पे e और e और t आपस में ऐड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द टर्म्स विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम डायमेंशन। भाई यहाँ पे ये दो चीज़ ऐड हो रही ना, तो सीधी सी बात है कि इसके भी डायमेंशन सेम होंगे। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे दोनों ऐड हो रहे हैं। हमने तो ये देखा था कि अगर कोई भी दो टर्म ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब उसके डायमेंशन सेम होंगे। सो यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे हैं मतलब दोनों के डायमेंशन सेम। सो ई के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? t, यानी कि t1, m नहीं है तो m0, l नहीं है तो l0, m0 l0 t1, ये e मिल गया। अब आखिरकार क्या बचा? d। देखिए ये पूरा मेरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। थोड़ा भाई यहाँ पे मैं साफ कर दूँ ताकि आपको दिख सके, अच्छे से मैं करूँ, ध्यान से देखिएगा। चलो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है और यहाँ पे पूरा मेरा एक टर्म है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डायमेंशन ऑफ dt³ अपॉन e प्लस t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, है कि नहीं? इस पूरे टर्म की डायमेंशन x के टर्म के बराबर होगी। तो भाई इसमें से मुझे d ढूंढना है, चलो मैं d के बदले d रख देता हूँ, t³। सो t यानी टाइम, तो उसके लिए t लिख दूंगा। e की डायमेंशन हमने अभी देखी। अच्छा बच्चा लोग एक चीज़, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम है, इसका मतलब अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम हो जाएगा। एंड टाइम प्लस टाइम करूंगा, सपोज 3 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, तो क्या 7 मिला। 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 3 सेकेंड। अल्टीमेटली अगर मैं किसी दो टाइम को ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी टाइम का ही होगा। तो इसके बदले मैं क्या कर दूंगा? टाइम। सपोज कि भाई e आपका 5 सेकेंड है और t आपका 9 सेकेंड सपोज, तो e प्लस टी क्या हो जाएगा? 5 प्लस 9 14 सेकेंड। सो 14 सेकेंड क्या है? टाइम है ना। सो टाइम के लिए हम t लिखते हैं, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे है डायमेंशन ऑफ x मतलब डिस्टेंस, तो हो जाएगा लेंथ। अब देखिएगा ज़रा, ये गया, ये मर गया, इसको ऐसे मार दिया, क्या बचा? t⁻², ये नीचे जाएगा, फिर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सो d की डायमेंशन आएगी m0 l1 t-2। सो देखिए मिल गई हमें a b c d e सबके डायमेंशंस। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके मैं किसी भी अननोन वेरिएबल की डायमेंशन फाइंड कर सकता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते। ओके बच्चा लोग, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। यहाँ पे सिर्फ a या सिर्फ b नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है a अपॉन b का डायमेंशन फाइंड करो। गिवन है p मतलब प्रेशर, t मतलब टाइम, x मतलब डिस्टेंस। तो देखिए मैं इसको ये पूरे चीज़ को उठा के यहाँ लेके जाता हूँ। सो माइनस में हो जाएगा a माइनस टी स्क्वायर बाय बी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म हो रहे हैं? ये एक p और एक ये पूरा टर्म। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस पूरे का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम हो जाएगा। बट पहले मुझे यहाँ क्या देखना है? देखिए यहाँ पे a और b दोनों अलग अलग है, दोनों अननोन है। तो चलिए पहले मैं b की बात करता हूँ। ओके चलो b नहीं, पहले मैं x की बात करता हूँ, a की बात। क्यों a की बात? बिकॉज a माइनस टी है। अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ सो a और टी स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन माइनस टी के स्क्वायर की होगी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। सो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी? t। तो लो ये हो गई a की डायमेंशन टी स्क्वायर m0 l0। अब मैं यहाँ से बोल देता हूँ ऑल्सो ये पूरा का पूरा एक टर्म है।
सो ये पूरे टर्म की डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर बाय बी एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। अब देखिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन इसकी होगी। अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा। इससे पहले 2 टाइम ऐड हो रहे थे तो आंसर भी टाइम में रहेगा। अब यहाँ पे 2 टाइम माइनस हो रहा है तो सीधी सी बात है, इसका जो भी आंसर आएगा वो टाइम में रहेगा। सो मैं ए और टी की अलग अलग नहीं लूँगा। जैसे कि देखिए, अगर ए टाइम है तो 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड होता तो आंसर क्या आता? 3 सेकेंड। सो 3 सेकेंड भी क्या है, अपने आप में टाइम ही है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो भी टाइम में रहेगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस टी के बदले क्या लिख लेंगे, टी का क्या स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है ना, अपॉन b मुझे ढूंढना है x क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। भाई प्रेशर की फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन हमने सीखी हुई है, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L2 है कि नहीं। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, भाई ये एक L कट, ये दूसरा L, ये दूसरा L कट, इधर भी L था इधर भी L था। इसको मैं यहाँ लेके जाता तो ये L2 हो जाता। सो पूरा वैसे ही कट होना था। सो बचा क्या, अब इसको मैं इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो देखिए टी स्क्वायर अपॉन m1 T माइनस 2 इज इक्वल टू b। सो ये क्या हो जाएगा, b की डायमेंशन, m ऊपर जाएगा तो -1, t ऊपर जाएगा तो 2 + 2 4। सो ये आ गई आपके b की डायमेंशन। ओके, हमें तो a अपॉन b बोला है, तो चलिए a अपॉन b कर लेते हैं। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, भाई a की डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर, b की डायमेंशन क्या है, m-1 t⁴। तो यहाँ से m ऊपर जाएगा तो उसकी पावर फिर से +1, और t ऊपर जाएगा तो t-4, ये हो जाएगा -2। और सॉरी ये m1 l नहीं है तो 0, t 2 - 4 -2। तो ये आ गई मेरे a अपॉन b की डायमेंशन। था कि नहीं इजी? करना एक ही चीज़ है, करना वही है, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअली याद रखना है आपको। तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन। ओहो सर आप क्या लेके आ गए आप, ये सब क्या है? देखिए ये P मतलब प्रेशर, P नॉट का मतलब होता है इनिशियल प्रेशर, E माइनस अल्फा टी स्क्वायर। भाई जब आप फ्लूइडिटी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स इन फ्लूइड, तो वहाँ पे आपको ये प्रेशर का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें कैसे आया क्या आया वो तो हम चैप्टर में देखेंगे। तो चले यहाँ पे फाइंड करें इसकी डायमेंशन। अब देखिए, अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर मैं आपको कभी बोलता हूँ 2⁻3, क्या कभी हम ऐसा कहते हैं 2⁻3 kg? नहीं ना। 4⁻7 लीटर या 6 पावर, या चलिए 9⁻−1 मीटर है, ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। इसका मतलब कि पावर जो होती है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। भाई पावर तो सिंपल नंबर होते हैं, पावर तो क्या है, सिंपल नंबर्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डायमेंशन। पावर्स आर दी रियल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पावर्स आर द रियल नंबर, दे डू नॉट हैव डायमेंशन। भाई पावर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है -अल्फा टी स्क्वायर, वो डायमेंशन लेस हो गया। क्या बोल सकते हैं हम इसको, डायमेंशन लेस। और भाई डायमेंशन लेस को हम कैसे लिखते हैं, m0 l0 t0, याद है? अगर सबके ऊपर 0 आ जाए तो उसे हम डायमेंशन लेस कहते हैं। यहाँ पे चलो माइनस की तो मुझे ज़रूर नहीं है, अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर की तो डायमेंशन होती है ना, तो इस 2 को हम यहाँ भेज देते हैं। सो अल्फ़ा ये क्या हो गया, m0 l0 t0 अपॉन टी स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे। सो ये बन जाएगा m0 l0 t-2।
2। तो ये आ जाएगी मेरे अल्फ़ा की डायमेंशन। याद रखना पूरे पावर की डायमेंशन 0 होती, डायमेंशन लेस होता है, लेकिन अकेला अल्फ़ा या अकेला टाइम उसकी तो डायमेंशन होती है ना। समझ में हम क्या करें, पावर की डायमेंशन नहीं होती, बट पावर के अंदर आने वाले जो टर्म्स हैं, पावर के अंदर आने वाले जो वेरिएबल्स हैं, उनकी डायमेंशन होती है। ओके, सो इस तरीके से हम करेंगे अगर कभी भी कोई भी डायमेंशन आता है तो। ओके बच्चा, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है जहाँ पे हमको बोला जा रहा है बीटा की डायमेंशन फाइंड करनी है और इक्वेशन दिया जा रहा है P इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बीटा E माइनस अल्फ़ा जेड बाय के थीटा। अब देखिए गिवन क्या है कि P आपका प्रेशर है, E जो है यहाँ पे E एक कांस्टेंट नंबर है जिससे हम लॉगरिथमिक वैल्यू भी कहते हैं। पढ़ोगे आप इसके क्या होता है, एक ये कांस्टेंट नंबर है, बस इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। E अपने आप में एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें एक नंबर होता है। Z यहाँ पे जो Z दे रखा है वो आपका डिस्टेंस बोला हुआ है, थीटा मतलब टेम्परेचर, एंड K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट है बोल्ट्जमैन जिसने इसके बारे में बताया था, और इसकी यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन। ठीक है, आपको बीटा निकालना है। अब देखिए ये पूरा टर्म जो है ना ये अपने आप में डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्यों, हमने क्या देखा था कि एक तो पावर, इससे पहले क्वेश्चन में देखा था ना कि पावर डायमेंशन लेस होती है। अब एक ये नंबर है, एक नंबर की पावर, नंबर भी डायमेंशन लेस, पावर भी डायमेंशन लेस, इसका मतलब ये पूरी चीज़ डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो डायमेंशन P का होगा वही डायमेंशन अल्फ़ा अपॉन बीटा का होगा। अगर मैं इसको इधर ले लूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, और अगर कोई भी टर्म्स माइनस में है तो उसकी डायमेंशन सेम होगी। तो पूरा टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, बट इसमें से ये तो डायमेंशन लेस है, तो इतना तो निकल गया, इसलिए बचा क्या, सिर्फ इतना। अब मुझे बीटा चाहिए तो मुझे अल्फ़ा चाहिए होगा, और अल्फ़ा मुझे मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए पावर्स आर डायमेंशनलेस, देयरफॉर यहाँ पे पावर क्या है, अल्फ़ा जेड अपॉन के थीटा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस है। तो अल्फ़ा मुझे चाहिए, जेड को क्या बोला भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l, के क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी यूनिट दे रखी है kg। चलो हम यूनिट से अब इसकी डायमेंशन बनाते हैं। kg मतलब मास, मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर का मतलब t स्क्वायर, और केल्विन, केल्विन मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है ना। सो टेम्परेचर के लिए हम क्या लिखते हैं तो केल्विन के लिए हम आपको मालूम है भाई, टेम्परेचर के लिए के लिखते थे, के या तो थीटा, हम यहाँ पे के लिख के चलते हैं। अब यहाँ पे थीटा क्या है, टेम्परेचर। सो टेम्परेचर के लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, अगेन के लिख देंगे। टेम्परेचर को थीटा या तो के दोनों से डिनोट किया जाता है, याद है, हम यहाँ पे टेम्परेचर को के लेके चल रहे हैं। ओके, अब देखिएगा कुछ कट रहा है, यहाँ हो गया m0 l0 t0, कोई मर रहा है भाई, कोई मर रहा है, हाँ देखिए ये एक एल गया, ये एक एल गया, ये के गया, ये के गया, बचा क्या, अल्फ़ा अपॉन m l t-2 इज इक्वल टू m0 l0 t0, ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई इधर क्या बचेगा अभी ये, चलिए मैं बाजू में ही कर लेता हूँ। अल्फ़ा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए ये तो सब 0 0 है, तो ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा, इसका 1 इसका 0, 0 + 1 1, यानी कि m1 l1 t-2, ये आ गया मेरा अल्फ़ा का डायमेंशन। अब मुझे क्या बोल, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि प्रेशर और इसका डायमेंशन सेम देगा भाई, E माइनस अल्फ़ा जेड बाय के थीटा इज़ अ डायमेंशनलेस, therefore dimension of alpha by beta is equal to dimension of pressure। तो भाई अल्फ़ा का डायमेंशन हमको मिल चुका है m1 l1 t-2, और बीटा जो वो तो मुझे ढूंढना है ना। डायमेंशन ऑफ p यानी प्रेशर, हमने देखा था फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स का होता है m1 l1 t-2 अपॉन एरिया, एरिया का होता है l/2। बस कर दो सॉल्व। देखिए ये मर गया, ये मर गया, ई गयो, ओहो सब गया, ये गया, ये गया, तो बचा क्या, 1/β इज इक्वल टू 1/l²।
इसको यहाँ ले जाते, इसको यहाँ लाते, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। सो m0 L2 T0 यह आ गया बीटा का डायमेंशन। देखिए कैलकुलेशन जो है वो जो तरीका है वो थोड़ा बढ़ सकता है, बट जो मेथड है, जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है वो वही का वही रहेगा। आपको हमेशा याद रखना है कि पावर 0 हो जाती है, पावर डायमेंशन लेस है, एंगल डायमेंशन लेस है, ई जो है वो डायमेंशन लेस है, और अगर कोई भी दो टर्म प्लस या माइनस में आ रहे हैं तो उसकी टर्म सेम रहेगी। इतनी चीज़ को याद रख के चलिए, आपका कभी भी ये चीज़ रॉन्ग नहीं होगी। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी इन वाई इज इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। अब आप में से कोई होशियार बच्चा होगा जो पूछ रहा होगा, सर फ्रॉम वेयर दिस इक्वेशन केम एंड व्हेन वी विल यूज दिस। सो बच्चा लोग इसका एक ही जवाब है, देखिए वैसे तो हम सीखने ही वाले, बट अगर आप में से कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन में ओके तो भाई इसमें हमको ए बी सी इन तीनों की डायमेंशन ढूंढनी है। अच्छा अगर आपको 10th याद हो तो हम ऐसा लिखते थे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा कोई ना कोई एंगल हुआ करता था। इसका मतलब ये पूरा मेरा कोई ना कोई थीटा हो जाएगा एंगल। सो हमने देखा था कि जो एंगल होता है वो तो डायमेंशन लेस होता है, याद आया कुछ। इसका मतलब भाई डायमेंशन ऑफ बी टी माइनस सी एक्स इज डायमेंशन लेस। भाई ये जो पूरी चीज़ है, सॉरी चलिए मैं अच्छे से लिखता हूँ, बी टी माइनस सी एक्स इज डायमेंशन लेस है कि नहीं। ये तो एक डायमेंशन लेस चीज़ है बिकॉज ये एंगल है, फिर भी मुझे बी ए बी टी और सी एक्स फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या भाई, बी टी क्या होगा, बी टी मतलब कोई ना कोई, ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल कब आएगा, जब एंगल में से एंगल माइनस करूँगा। आप समझ में क्या कह रहा हूँ, जब कोई एंगल में से एंगल माइनस करूँगा, मान लीजिए कि भाई 60 माइनस 30 है ना, तो कोई एक एंगल में से एंगल, इन दोनों को मिला के 60 होगा, इन दोनों को मिला के 30 होगा। इसका मतलब ये भी कोई एंगल है और ये भी कोई एंगल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर अकेले बीटी की बात करूँ, हियर बीटी एंड सी एक्स आर दी एंगल्स, भाई वो कोई ना कोई एंगल होंगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी टी इज डायमेंशन लेस। क्यों डायमेंशन लेस, भाई वो एंगल है ना, और हम पढ़ चुके हैं कि एंगल तो डायमेंशन लेस होते हैं। ये पूरा भी कोई ना कोई एंगल आएगा, भाई 60 माइनस 30 का करूँ 30 आएगा, 90 माइनस 45 करूँ 45 आएगा, कोई ना कोई एंगल, सॉरी कोई ना कोई एंगल ही आएगा। ये भी पूरा एंगल, और एंगल अगर आंसर आ रहा तो सीधी सी बात है एंगल माइनस एंगल करेंगे तो ही आंसर भी कोई ना कोई एंगल होगा। इसका मतलब ये भी एक एंगल है एंड ये भी एक एंगल है, एंड एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी टी के बदले टी इस m0 L0 T0, ये टी यहाँ जाएगा, वो उसको ऊपर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 L0 T माइनस 1, और कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा सी के साथ। देखिए भाई सी एक्स भी क्या है, कोई ना कोई एंगल है, मतलब वो भी कोई ना कोई डायमेंशन लेस चीज़ हो जाएगी। और अगर सी की यूनिट निकालनी है तो सी एक्स क्या है, एक्स हमको बोला हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल, और डायमेंशन लेस है तो इसको हम बोल देंगे m0 L0 T0। ये एल वहाँ चला जाएगा, सो सी की डायमेंशन हो जाएगी m0 L माइनस 1 T0। एल नीचे जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो T माइनस 1। सो ये आ गई मेरे C की डायमेंशन। अब बचा क्या यहाँ पे A। तो बच्चा लोग देखिए साइन 30, अगर 60 माइनस 30 करूँ तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अगर मैं साइन 90 माइनस 45 करूँ यानी कि साइन 45, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√2। इन शॉर्ट भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, साइन ऑफ समथिंग एंगल इज ऑलवेज अ नंबर। मैक्सिमम साइन की वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1, बट आखिरकार साइन की जो भी वैल्यू आएगी कोई ना कोई नंबर ही है, एंड नंबर फिर से डायमेंशनलेस।
देखो देखो बच्चा लोग, ये पूरा एंगल डायमेंशनलेस, ये भी एंगल डायमेंशनलेस, ये भी एंगल डायमेंशनलेस, एंड पूरा पूरा भी कोई ना कोई नंबर आएगा तो वो भी डायमेंशनलेस। तो भाई अगर मैं ऐसा लिखूं y माइनस ए साइन बी टी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0, मैं इसको उठा के इधर ले गया तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, लेकिन इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। इसका मतलब a और y का डायमेंशन सेम हो जाएगा। समझ रहे बच्चा लोग? इसका डायमेंशन तो है नहीं, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। अब y क्या है? y एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेंथ यानी L1 M0 एंड T0। लो, यह आ गई मेरे a की डायमेंशन। सो बस बच्चा लोग यही तरीका आपको बार बार अपनाना है, कॉन्सेप्ट्स याद रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है? तो भाई बच्चा लोग अभी तक हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और कैसे उसकी मदद से हम कुछ टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। भाई अभी तक हम क्या कर रहे थे? डायमेंशन एनालिसिस तो कर रहे थे, किसकी डायमेंशन क्या होती है पता लगाना, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। तो अब इसकी एप्लीकेशन, भाई सबसे पहली एप्लीकेशन है, इट इज यूजफुल टू चेक या यूजफुल इन चेकिंग द करेक्टिवनेस ऑफ इक्वेशन। ओके, ये क्या कह रहा है कि हम इसकी मदद से ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है तो वो सही है कि नहीं। अब आप खुश रहेंगे, यस मुझे तो रामबाण मिल गया, मैं तो किसी भी इक्वेशन को सही कर सकता हूँ। ना बेटा ना, ये इक्वेशन की करेक्टनेस बताएगा, करेक्ट है कि नहीं बताएगा, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो बताएगा। न्यूमेरिकली सही है कि नहीं, टोटल इक्वेशन सही है कि नहीं, ये नहीं बता सकता। कंफ्यूज? चलिए हम फिर से हमारी खूबसूरत सी लड़की को लेते हैं, बबीता को। याद है ना बबीता? तो भैया बबीता है ना, सेक्रेटरी बन गई है एक किसी बड़े प्रोफेसर की। अब प्रोफेसर है किसी कॉलेज का, तो उसने क्या किया भाई, एग्ज़ाम के समय चल रहा था तो एक क्वेश्चन पेपर बना के अपने असिस्टेंट को दिया एंड बोला चेक कर। अब भाई असिस्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेक करेगी कि क्वेश्चन में नंबर सही है कि नहीं, मार्किंग सबको मिला के 100 हो रहे कि नहीं हो रहे, क्वेश्चन ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया। अब असिस्टेंट है, वो तो ना बोल सकती प्रोफेसर को कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये मत पूछो बच्चों को, ये तो JEE का है तो बोर्ड में मत पूछो। वो तो ना बोल पाएगी, वो तो सिर्फ यही चेक करेगी कि भाई क्वेश्चन नंबरिंग सही है कि नहीं, मार्किंग सही है कि नहीं, सबको मिला के 100 मार्क्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो भाई ऐसा ही कुछ काम करेगा हमारा ये डायमेंशन एनालिसिस। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। भाई देखिए, हमको पता है कि अभी अभी हमने देखा कि डायमेंशन ऑफ LHS, इक्वेशन में जो भी चीज़ आ रही है LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, जहाँ पे v और u आपकी वेलोसिटीज़ है। आपने ये इक्वेशन पहले देखा ही हुआ है। a मतलब आपका एक्सेलरेशन है एंड s मतलब आपका डिस्टेंस। तो हमें ये पता लगाना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली पता लगाना है। चलिए हम सबकी 1 बाय 1 चेक करते हैं। v क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए हम लिखते हैं l, सेकेंड के लिए हम लिखते हैं t। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ l/t और उसका स्क्वायर माइनस u/t, ये भी स्क्वायर, इज इक्वल टू 2, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। अब देखिए 2 तो एक नंबर है, 2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। बचा क्या बाद में? a, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है भाई? वेलोसिटी अपॉन टाइम। या चलिए डायरेक्ट यूनिट से करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ l/t²। सो एक्सेलरेशन का हो जाएगा l/t²। s यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हो जाएगा फिर से l। देखते जाइए, L2/t2 माइनस L2/t2 इज इक्वल टू ये भी 1 ये भी 1, तो L2/t2 हो जाएगा। देखिए
सबकी डायमेंशन सेम आ गई। ओके देखिए हमने यही देखा था होमोजेनिटी में कि जितने भी टर्म आ रहे हैं सबके प्रिंसिपल सेम, सबकी डायमेंशन सेम आना चाहिए। देखिए ये भी आ गया एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, सभी की डायमेंशन सेम। इसका मतलब ये इक्वेशन राइट है। अब यार अगर मैं यहाँ पे 2 के बदले 10 भी लिख देता तो क्या बबीता बता पाती? मतलब क्या हमारे डायमेंशन में चेंज आता? नहीं ना, बिकॉज 2 लिखूँ के 10 लिखूँ के 100 लिखूँ उसका तो डायमेंशन होता ही नहीं है। सो वही हमने देखा कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आगे पीछे आ गई है, कुछ गलत लग गई है, तो वो ये चेक नहीं कर सकता। समझ रहे ना बच्चा लोग? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई हम इसी कॉन्सेप्ट पे। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चेक द करेक्टिवनेस ऑफ दिस इक्वेशन टू एट टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी, जहाँ पे टी आपका है टाइम पीरियड, एल है आपकी लेंथ और जी है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। भाई ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जब कोई पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका क्या टाइम पीरियड रहता है, उसकी ये इक्वेशन है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम LHS की बात करें तो LHS में T है टाइम, तो उसका तो डायमेंशन रहने वाला है L0 T1, ठीक है। चलिए अब RHS में आ जाते हैं। सो भाई RHS में 2 पाई, ये तो एक नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन होने नहीं वाला। बचा क्या? रूट ऑफ L बाई जी। L का मतलब क्या होता है? लेंथ, यानी कि L, एंड जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यूनिट, तो मीटर यानी L और सेकेंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। L कट, ये T ऊपर आ जाएगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? T, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं M0 L0 T1। देखिए वही आ रहा है M0 L0 T1, M0 L0 T1। तो इसका मतलब डायमेंशनली ये इक्वेशन राइट है। अब भाई अगर मैं यहाँ पे 2 पाई के बदले 100 लिख लूँ, 2 पाई के बदले 7 पाई लिख लूँ, 2 पाई के बदले कुछ भी लिख लूँ, कोई भी नंबर लिख लूँ, 1/2 पाई लिख लूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है डायमेंशन में? नहीं ना। इसलिए तो हमने कहा था कि ये चेक करता है बट डायमेंशनली। ओके चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई इसी चीज़ पे। H इक्वल टू आर रो जी अपॉन 2s साइन थीटा। ओके सो भाई यहाँ पे H है आपकी हाइट, R है रेडियस, रो है मतलब डेंसिटी, G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फिर S यहाँ पे है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन देखो, टेंशन का मतलब सिंपल फोर्स ही होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट दी फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ। ओके तो चले इसका हम चेक करते हैं भाई। अगर मैं LHS की बात करूं सो LHS में खाली H आ रहा है। हाइट की एक लंबाई होती है लेंथ, सो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L, वेरी इजी। अब हम RHS चेक कर लेते हैं भाई। RHS में R रो जी बाय 2s साइन थीटा। R मतलब रेडियस, L रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का होता है भाई मास बाय वॉल्यूम, सो मास का m, वॉल्यूम का L क्यूब, मीटर क्यूब होता है ना, तो मीटर मतलब लेंथ। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, m बाय L क्यूब इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर से वही चीज़ भाई, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी L और ये टी स्क्वायर अपॉन 2 नंबर है, 2 कोई डायमेंशन होगा नहीं, S यानी सरफेस टेंशन, फोर्स का यूनिट हमको पता ही डायमेंशन M1 L1 T-2 और L मतलब लेंथ, तो ये L कट। सो यहाँ पे क्या बचा? M1 T-2, फिर बाद में बचा साइन थीटा। साइन थीटा हमने अभी देखा 10 मिनट पहले कि ये खुद भी एक
डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। बस चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो भाई ये m गया, ओके। l, अच्छा देखिए बच्चों लोग ये और भी कट रहा है, ये l क्यूब, तो ये l स्क्वायर और ये क्यूब गया। सो यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये दो ऊपर तो सब कट गया, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये तो अपने आप में नीचे था ही था, ये भी कट गया। सो ये l1 बचा, ये ऊपर जाएगा l-1। भाई LHS में आया l, RHS में आया l-1, क्या ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन रॉन्ग है। तो भाई अब हम सोचते हैं कि अब हम ऐसा तो क्या करें जिससे कि ये इक्वेशन सही हो जाए। देखिए l की पावर -1 है, अगर ये l इधर होता तो तुम उसका रेसिप्रोकल करते ही नहीं, तो -1 करने की जरूर नहीं पड़ती और तब हमारा LHS सेम आ जाता। इसका मतलब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगी, h = 2s sin थीटा बाय r रो g, यानी कि इसका उल्टा जो है वो सही इक्वेशन है बिल्कुल, और यही हमारी असली इक्वेशन है। समझो बच्चा लोग, तो आप इस तरीके से डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हो कि इक्वेशन राइट है या रॉन्ग, एंड अगर रॉन्ग है तो उसे कैसे राइट करना है ये भी हम पता लगा सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली चेक करेगा, न्यूमेरिकली नहीं, ओके। तो भाई आई होप कि आप इसकी पहली एप्लीकेशन चेकिंग ऑफ करेक्टिवनेस ऑफ द इक्वेशन ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आओ अब इसके हम सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। भाई सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हाँ, हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? भाई जैसे कि हमको पता है कि 1 kg इज़ 1000 ग्राम, पता है ना। सो ये एक यूनिट था kg, ये दूसरा यूनिट है ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट किया। अब यही कन्वर्जन करना है हमें इसकी मदद से। चलिए आपको सबसे पहले मान लीजिए बोला हुआ है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब ये जो डाइन है ये CGS सिस्टम है और न्यूटन जो है वो SI सिस्टम है। आपको याद है फोर्स की यूनिट? फोर्स की यूनिट याद है कि नहीं? फोर्स ऐसे तो हम न्यूटन से लिखते हैं, लेकिन फोर्स की फॉर्मूला होती है m में। तो अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट बनाना चाहूँ, मास यानी kg, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भाई फोर्स की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये CGS सिस्टम है भाई, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो हम क्या करेंगे इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कर देंगे, kg के बदले ग्राम लिख देंगे, m के बदले सेंटीमीटर लिख देंगे और सेकंड का तो सेकंड ही देगा। तो डाइन मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखना, जैसे इसको न्यूटन कहा जाता है वैसे इसी को डाइन कहा जाता है। अब मुझे डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसको चेंज करना है। चलिए देखते हैं। भाई सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हमें जो दे रखा है ना हम उसकी डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ न्यूटन यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अच्छा सॉरी बच्चा लोग, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। भाई इससे पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक देखा था फिजिकल क्वांटिटी को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ पे u का मतलब होता है यूनिट एंड n का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं और जब एक में से दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, सो उस समय हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। n1 u1 = n2 u2, मतलब पहले वाले की यूनिट और पहले वाले का नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू दूसरे वाले की यूनिट दूसरे वाले का नंबर ऑफ टाइम्स। भाई यही तो चीज़ हो गई। देखो जरा, n1 u1 = n2 u2। भाई ये दोनों यूनिट अलग अलग थी तो दोनों n भी अलग अलग हो गए, लेकिन सॉरी इसका मतलब कि हम ये जो फॉर्मूला है nu उसकी मदद से हम ये चीज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूटन है ना, हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ न्यूटन
क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मतलब मास, और मास को लिखते हैं हम एम से, मीटर मतलब लेंथ लिखेंगे एल से, सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम, तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू। हमको पता है ना फोर्स की डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, अब दो पार्टीशन करेंगे एंड मिडल में लिख लेंगे यहाँ पे m1 L1 T माइनस टू। अब हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 1 न्यूटन, यानी कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश डाइन। डाइन का मतलब क्या है भाई, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। अब हमें यहाँ पे n1 क्या दिया जा रहा है, 1, यहाँ पे n2 मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सो इसका नंबर है 1, इसका नंबर हमें ढूंढना है। अगर मैं u की बात करूँ, u1, सो u1 में क्या क्या आ रहा है भाई, इधर देखिए m1 L1 T माइनस टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इसका u2 भी सेम ही रहने वाला है। देखिए ज़रा ध्यान से, ग्राम मतलब वजन, सो m डायमेंशन तो वही का वही रहेगा ना, ग्राम वजन के लिए मास, मास के लिए m, सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस लेंथ, तो ये l, एंड सेकेंड स्क्वायर तो वापस t माइनस टू। ठीक है, चलिए अब हमारी फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। मुझे क्या फाइंड करना है, n2 फाइंड करना है ना, मैं u2 को नीचे ले आता हूँ। सो भाई n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2। वैल्यू रख देते हैं भाई, सबकी वैल्यू हमने देखी हुई है। n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 1 इंटू u1। भाई देखिए हम क्या कर रहे हैं, u1 डिवाइडेड बाय u2। जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हम सेम क्वांटिटी को एक साथ लिखते हैं, यानी कि भाई चलो अब मैं इसको नाम देता हूँ m1 L1 T1, इसको नाम देता हूँ m2 L2 T2। हम 1 एंड 2 कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने m1 L1 एंड m2 L2 नाम दे दिया। सो ये m1 बाय m2 पावर में 1, हम दिस डिवाइड बाय दिस कर रहे हैं। सो m1 की पावर भी 1, m2 की पावर भी 1, तो मैं क्या उसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर सिमिलरली L1 बाय L2 उसकी पावर 1, फिर T1 माइनस T2 दोनों की पावर माइनस 2। बोलो यहाँ तक क्लियर, ओके ना। अच्छा अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू लिख लूँगा। कैसे m1 m1, भाई यहाँ पे हमारा m जो है वो क्या है, kg है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ m1 इज kg। सो मैं क्या करता हूँ 1 इंटू m1 के बदले kg लिख देता हूँ। m2 क्या है यहाँ पे, m2 किस लिए लिखा जा रहा है, ग्राम के लिए, तो मैं यहाँ पे ग्राम लिख लेता हूँ पावर 1। सिमिलरली L1 किस लिए लिखा जा रहा है, m के लिए, मीटर, तो मैं m लिख लेता हूँ। L2 किस लिए लिखा जा रहा है, L2 किस लिए लिखा जा रहा है, सेंटीमीटर के लिए, तो ये सेंटीमीटर। T1 सेकेंड स्क्वायर, T2 सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए भाई जगह बैठ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना प्लीज़। देखिए n2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, अब देखिए पहली बात तो सेकेंड स्क्वायर कट गया, मैं kg को ग्राम में लिखता हूँ। सो 1 इंटू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10⁻³ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1000 को मैं 10⁻³ करके लिख सकता हूँ। फिर मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 होता है, तो ये क्या हुआ, सेंटीमीटर कट, ग्राम कट, क्या बचा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², दोनों की पावर ऐड, सो ये आ गया 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन, और यही हमारा आंसर है कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन। समझ लो आप कैसे करना है। भाई देखिए अगला क्वेश्चन है, हम वही देख रहे हैं वापस, कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई वैल्यू ऑफ कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद आया कुछ, इसकी वैल्यू SI यूनिट में है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इसको हमको कन्वर्ट करना है CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है।
सो भाई आपको एसआई यूनिट में से, एसआई सिस्टम में से सीजीएस सिस्टम में जाना है। अब हम सबसे पहले ना इसकी मदद से इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो भाई न्यूटन मतलब क्या होता है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 m2 यानी कि मास, सॉरी मीटर है तो मीटर मतलब l2 हो जाएगा। केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर के लिए मास का स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई ये इधर जाएगा 1 - 2 -1 L1 L2 यानी कि ये हो जाएगा L3 एंड t-2। सो ये मेरा यूनिट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दो पार्टीशन करूँगा, m-1 L3 t-2। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। और यहाँ पे राइट साइड में इसका मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये मेरा हो गया n1, ये हो गया u1। अब इधर मुझे n2 ढूंढना है, लेकिन u2 पता है। u2 क्या होगा? इसका CGS, इसका CGS मतलब न्यूटन का CGS में हो जाता है डाइन। मीटर स्क्वायर, मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ग्राम स्क्वायर। सही है कि नहीं? अब अगर मैं यहाँ पे u1 की बात करूँ, सो भाई u1 के अंदर कौन कौन आ रहा है? u1 के अंदर क्या है? m1। ठीक है, मैं m1 चलो यहाँ पे बोल देता हूँ। देखो बच्चा, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि भाई हमको जो ये दे रखा था n1 और इसकी एस लिख दिया n2, और मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है CGS, तो न्यूटन का डाइन, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर और केजी का हो गया ग्राम स्क्वायर। अब u1, अब मैं देखो नंबर तो मेरे पास फिक्स है, नंबर की तो टेंशन ही नहीं है, जो टेंशन है हमको यूनिट की है। सो u1 में क्या क्या आ रहा है? mlt, तो मैं लिख दिया mlt। ये 1 है तो सबको नंबर दे दिया 1। अब यहाँ पे मास क्या है? kg, तो ये kg आ गया। फिर L1 क्या है? L1 के लिए मीटर है तो मीटर आ गया। अब टाइम कुछ भी नहीं है तो हम टाइम 1 सेकंड ले लेंगे। सेम चीज़ मैंने यहाँ भी कर दी, mlt ले लिया। मास, अब ये 2 था तो इसलिए मैंने सबको 2 दे दिया। यहाँ पे मास किस में गिवन है? ग्राम में। लेंथ किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। और टाइम नहीं है तो टाइम को 1 सेकंड ले लूँगा। फिर वही फॉर्मूला वापस यूज़ करेंगे, n1 u1 n2 u2। अच्छा बच्चा, प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये रिकॉर्ड करते करते मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैं लिखता जा रहा था, मुझे पता नहीं था। सो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा क्लिप मैंने फिर से बना दिया है। लिखा हुआ है तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, खाली आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा? ओके, सो n1 u1 n2 u2 हमने फॉर्मूला ले ली। अब मुझे n2 ढूंढना है। सबसे पहले n1 लिखा, u1 देखिए हम डायमेंशन तो वो लिखेंगे जो ओरिजिनली आई है। हमने यहाँ पे सिर्फ mlt की वैल्यू ले ली है। समझ लो कि हमने क्या किया है, मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू ले ली है। एक बार ये यूनिट में, एक बार ये सिस्टम में और एक बार CGS सिस्टम में। ओके, ये कौन सा सिस्टम होगा बेटा? kg मीटर सेकेंड में, और ये GCM में यानी कि CGS। ओके, सो अब हमने क्या किया, दोनों जगह डायमेंशन लगा ली। 1 के लिए 1 कर दिया, 2 के लिए 2 कर दिया। मुझे n2 ढूंढना है तो मैं इसको उठा के यहाँ लेके आ गया। m1 के नीचे m2, L1 के नीचे L2, T2 के नीचे T2। सबकी पावर सेम है इसलिए दोनों को ऊपर पावर कर दिया। क्लियर यहाँ तक? अब मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी ना, वो वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद 1 सेकंड तो डायरेक्ट कट। kg को ग्राम में लिख दिया और मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया, फिर वो भी कट। अब g की पावर ये -1 है तो 3 इंटू -1 -3, और यहाँ पे 2 3 है तो 2 3 जा 6। बस फिर तो सिंप्लीफाई किया, 10 10 10 -11 -3 -14 प्लस 6 -8, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चा, इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके किसी भी एक सिस्टम में से यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बच्चा लोग, आज के लिए हम ये लेक्चर यहीं रखते हैं, कल इससे आगे और देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।